हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिडक्शन सीरीज का एक वेरी इंपॉर्टेंट डिडक्शन जिसका नाम है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD। तो ये 80 CCD डिडक्शन बेसिकली किस चीज़ का होता है? तो देखिए, सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि ये कब मिलेगा, क्यों मिलेगा और कितना मिलेगा। तो स्टार्टिंग टू एंड इस डिडक्शन को पूरा हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो 80 CC का डिडक्शन आपको मिलता है जब कोई इंडिविजुअल पर्सन पेंशन फंड में इन्वेस्ट करता है। पेंशन फंड कहिए या पेंशन स्कीम कहिए, और ये पेंशन फंड या स्कीम कौन मेंटेन करता है, कौन रेगुलेट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन्ड किए गए पेंशन फंड में अपना पैसा डालता है तो उस केस में उसको डिडक्शन मिलेगा, और वो मिलेगा 80 CCD सेक्शन के अकॉर्डिंग। अब ये कौन से ऐसे फंड हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जिसमें इन्वेस्ट करने से आपको ये डिडक्शन मिल सकता है? तो देखिए, आपने सुना होगा NPS नेशनल पेंशन स्कीम या फिर अटल पेंशन योजना। ये दो ऐसे स्कीम्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के कि अगर आप इन स्कीम्स में अपना पैसा डालते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके लिए आपको डिडक्शन दिया जाएगा सेक्शन 80 CCD में। अब ये 80 CCD का जो डिडक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिडक्शन है। पहले हम जब डिडक्शन क्लेम करते थे अंडर सेक्शन 80C, 80CCC, 80 CCD, तो उसकी जो लिमिट्स होती थी तीनों डिडक्शन को मिला के 1,50,000 रुपीज होती थी। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने 80 CCD के अंदर एक और सब सेक्शन इंट्रोड्यूस किया और उसमें एडिशनल 50,000 रुपीज का डिडक्शन प्रोवाइड किया जाने लगा। इसी वजह से अब अगर आप 80 CCD को अच्छे से यूज करेंगे तो आप 2 लाख रुपीज तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो अभी हम वो डिस्कस करेंगे, बट स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं और इस सेक्शन को पूरा डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले 80 CCD में मैंने आपको यहां पे लिखा है 80 CCD 1, 80 CCD 2। क्या है ये 1 और 2? तो देखिए, जब हम 80 CCD 1 की बात करते हैं तो इसमें इंप्लॉई कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है। इंप्लॉई कंट्रीब्यूशन जी, या फिर असेसी कंट्रीब्यूशन। इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन बोलिए या फिर असेसी कंट्रीब्यूशन। 80 CCD 1। अब ये जो 80 CCD है इसका डिडक्शन सैलरीड पर्सन भी ले सकते हैं और बिजनेसमैन यानी सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन भी ले सकते हैं। यानी दोनों केसेस में 80 CCD का डिडक्शन मिलता है, चाहे कोई सैलरीड पर्सन हो या फिर कोई बिजनेसमैन हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन आप कह सकते हो। तो दोनों ही केसेस में 80 CCD का डिडक्शन मिलता है। 80 CCD 1 कहता है कि अगर कोई जॉब में है और उसने इस फंड में पैसा डाला, किस फंड में? पेंशन फंड में। कौन से में? NPS या फिर अटल पेंशन योजना। ये दो फंड हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जिसमें अगर आप पैसा डालते हैं अपना तो आपको 80 CCD का डिडक्शन मिलता है। तो सपोज आपने NPS में किसी सैलरीड पर्सन ने अपना पैसा डाला, तो उसको हम कहेंगे इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन। जब कोई सैलरीड पर्सन ऐसा करता है तो उसका इंप्लॉयर भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो इंप्लॉयर जैसे प्रोविडेंट फंड में होता था इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन, सेम उसी तरीके से सैलरीड पर्सन के केस में 80 CCD के फंड्स में भी इंप्लॉय भी अपना कंट्रीब्यूशन करता है और इंप्लॉयर भी। प्राइवेट सेक्टर में ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। अगर कोई इंप्लॉय या इंप्लॉयर इसको ऑप्ट करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में ये कंपलसरी होता है, वो इस फंड में जरूर कंट्रीब्यूशन जाता है। तो जैसे सपोज कोई पर्सन है, सैलरीड पर्सन है, तो वो अपना पर्सनल जो अपने पैसे इस फंड में डिपॉजिट करता है, जिसको हम कहते हैं इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन, यानी उसका कुछ शेयर कटता है उसकी सैलरी से और इस फंड में इन्वेस्ट होता है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे 80 CCD 1 में। क्यों? क्योंकि ये इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन के ऊपर डिस्कस करता है। या फिर कोई पर्सन जो जॉब में नहीं है, अपना बिजनेस कर रहा है और वो अपना पैसा चाहे तो इस फंड में डाल सकता है। जी बिल्कुल डाल सकता है। तो उसको हम कहेंगे एसएससी कंट्रीब्यूशन,
यानी असेसी का कंट्रीब्यूशन। इस केस में इंप्लॉयर तो नहीं डालेगा, अगर कोई पर्सन जॉब नहीं कर रहा, सिर्फ बिजनेस कर रहा है अपना, तो उस केस में वो अपना पैसा तो डाल सकता है, लेकिन उसका कोई इंप्लॉयर तो है नहीं कि वो भी डालेगा। तो उस केस में हम उसको इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन ना कह के हम कहते हैं असेसी कंट्रीब्यूशन। तो 80CCD1 जो है जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं, इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन या फिर बिजनेसमैन के केस में ये हो जाएगा असेसी का कंट्रीब्यूशन। तो अगर इंप्लॉय अपना पैसा इसमें डाले या फिर कोई बिजनेसमैन अपना पैसा इसमें डाले तो कितना डिडक्शन मिलता है वो यहां पे हम समझेंगे। आइए देखते हैं। तो 80CCD1 दो केसेस में डिस्कस करेंगे, सैलरीड पर्सन के केस में और सेल्फ इंप्लॉयड पर्सन के केस में। अगर सैलरीड पर्सन है यानी जॉब में है अगर वो पर्सन, तो उस केस में उसको कितना डिडक्शन मिलेगा अगर वो उस पर कॉन्ट्रीब्यूट करता है, किसमें, इन फंड्स में, नेशनल पेंशन स्कीम में या फिर अटल पेंशन योजना में। अगर कोई जॉब वाला पर्सन कंट्रीब्यूट करता है, अपना पैसा डालता है, तो कितना डिडक्शन मिलेगा। तो देखिए कितना मिलेगा, इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन यानी जितना भी उस पर्सन ने इस फंड में कंट्रीब्यूट किया है वो पहले देखिए, और 10% ऑफ सैलरी, उसकी सैलरी का 10% निकालेंगे। तो इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन यानी जितना इंप्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया वो लिखना है, और फिर सैलरी का, उसी पर्सन की सैलरी का 10% निकालेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, और विच एवर इज लेस, उन दोनों में जो भी कम होगा उतना डिडक्शन उसको मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80CCD1। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर कोई सैलरीड पर्सन 80CCD के फंड में पैसा इन्वेस्ट करता है तो उस केस में उसको डिडक्शन मिलेगा, कौन से सेक्शन में, 80CCD1 में मिलेगा। कितना मिलेगा, जितना इन्वेस्ट किया उतना, या फिर सैलरी का 10%। अब ये सैलरी क्या है वो भी मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, अभी आपके लिए सैलरी का 10% हम निकालेंगे, और जितना कंट्रीब्यूट किया और जितना सैलरी का 10% आ रहा है, इन दोनों फिगर को कंपेयर करेंगे, दोनों में जो भी कम होगा, विच एवर इज लेस, उतना ही डिडक्शन उसको मिल जाएगा। तो ये तो बात हो गई सैलरीड पर्सन की। अगर कोई सेल्फ इंप्लॉयड पर्सन कंट्रीब्यूट करता है इन फंड्स में, सपोज नेशनल पेंशन स्कीम में या फिर अटल पेंशन योजना में, कोई सेल्फ इंप्लॉयड पर्सन अपना पैसा डालता है, कंट्रीब्यूट करता है, तो क्या होगा, तो उस केस में भी उसको डिडक्शन मिलेगा। कितना मिलेगा जी, जितना भी उसने कंट्रीब्यूट किया है, जितना भी उसका कंट्रीब्यूशन है, इसको मैं असेसी कंट्रीब्यूशन भी बोल सकता हूं, तो जितना भी उसका कंट्रीब्यूशन है वो देखिए कि पूरे साल में उसने कितना पैसा कंट्रीब्यूट किया इस फंड में, और 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, जो भी उस बिजनेसमैन का या सेल्फ इंप्लॉयड पर्सन का ग्रॉस टोटल इनकम होगा उसका 20% आपको निकालना होगा। फिर कंट्रीब्यूशन जितना किया पूरा एनुअली वो लेना है, और ग्रॉस टोटल इनकम का 20% जो भी फिगर आएगी वो लेना है। दोनों को कंपेयर करेंगे और दोनों में जो भी कम होगा, विच एवर इज लेस, उतना ही डिडक्शन हम उस पर्सन को दे देंगे। तो ये हमने डिस्कस कर लिया 80CCD1। 80CCD1 बेसिकली इंप्लॉय या फिर असेसी के कंट्रीब्यूशन पे मिलने वाले डिडक्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। एक बार इसको दोबारा से डिस्कस करते हैं। तो 80CCD1 में सैलरीड पर्सन भी डिडक्शन ले सकता है और सेल्फ इंप्लॉयड पर्सन भी डिडक्शन ले सकता है। डिडक्शन मैक्सिमम कितना मिलेगा, इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन जितना भी वो करेगा वो फिगर देखेंगे, या फिर उसकी सैलरी का 10% निकालेंगे और वो फिगर देखेंगे, दोनों फिगर को कंपेयर करेंगे, दोनों में जो भी कम होगा उतना डिडक्शन उसको मिल जाएगा। अगर कोई बिजनेसमैन या फिर कोई प्रोफेशनल, कोई सेल्फ इंप्लॉयड पर्सन वो इस फंड में पैसा कंट्रीब्यूट करता है तो उसको कितना डिडक्शन मिलेगा, जितना भी उसने कंट्रीब्यूशन किया है सबसे पहले वो लेंगे, उसके बाद उसकी ग्रॉस टोटल इनकम का 20% कैलकुलेट करेंगे और कंट्रीब्यूशन और ये वाली फिगर दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों में जो भी कम हो उतना ही डिडक्शन आपको मिल जाएगा 80CCD1 में। तो ये हो गया असेसी का कंट्रीब्यूशन या फिर इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन जब इस फंड में जाता है तो कितना डिडक्शन मिलता है वो हमने यहां पे डिस्कस कर लिया। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके दूसरे पार्ट पे जाते हैं। तो दूसरा पार्ट है 80CCD2। 80CCD2 को डिस्कस करते हैं। तो देखिए जिस तरीके से 80CCD1 इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन या फिर असेसी कंट्रीब्यूशन के ऊपर डिडक्शन की बातें करता था, उसी तरीके से 80CCD2 जो है वो इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन के ऊपर बात करेगा। इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन यानी 80CCD2 में इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन मैटर नहीं करता, असेसी का कंट्रीब्यूशन मैटर नहीं करता, इसमें किसका कंट्रीब्यूशन मैटर करेगा, कब मिलेगा डिडक्शन, जब इंप्लॉयर कंट्रीब्यूट करे। तो इंप्लॉयर कंट्रीब्यूट किस केस में करेगा, सेल्फ इंप्लॉयड पर्सन के केस में करेगा या सैलरीड पर्सन के केस में करेगा,
ऑब्वियस सी बात है, सैलरीड पर्सन, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड का तो कोई एम्प्लॉयर नहीं होता, वो तो अपना बिजनेस खुद ही चलाता है, अपने बिजनेस का खुद ही मालिक होता है वो। तो ये जो 80CCD2 है ये सिर्फ सैलरीड पर्सन पे भी अप्लाई होता है, सैलरीड पर्सन पे ही अप्लाई होगा 80CCD2, ये सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि 80CCD2 में इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन के ऊपर डिडक्शन दिया जाता है और वो पॉसिबली सैलरीड पर्सन के केस में होगा। तो 80CCD2 जो है वो सिर्फ सैलरीड पर्सन के लिए है, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए नहीं है। अच्छा, इसमें डिडक्शन किस चीज के ऊपर मिलता है? इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन के ऊपर, कि जैसे सपोज इस फंड में नेशनल पेंशन स्कीम, जिसको हम शॉर्ट में एनपीएस कहते हैं, इंप्लॉई ने 10,000 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट किया, 10,000 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट करा और 80CCD में उसका डिडक्शन जो भी उसको मिल रहा है वो क्लेम कर रहा है। उसी फंड में इंप्लॉयर ने भी उसी इंप्लॉय के लिए 10,000 रुपीज अगर कॉन्ट्रीब्यूट करा तो हम 80CCD2 में देखेंगे कि कितना डिडक्शन मिलेगा। अब जब कोई इंप्लॉयर इंप्लॉई के लिए इस फंड में कंट्रीब्यूट करता है तो सबसे पहले जितना भी वो इंप्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है वो इंप्लॉई की इनकम मानी जाती है। क्यों? अरे इंप्लॉयर ने इंप्लॉई के नाम पे एक अकाउंट है, एनपीएस का अकाउंट है, उसके अंदर 10,000 रुपीज अगर जमा करा दिए, डिपॉजिट करा दिए इंप्लॉई के अकाउंट में, तो इंप्लॉई का तो बेनिफिट हुआ ना, इनकम हुआ ना। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो भी इंप्लॉयर इंप्लॉई के एनपीएस में कंट्रीब्यूट करेगा सबसे पहले वो इंप्लॉई की इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। तो सपोज इंप्लॉयर ने 50,000 रुपए कंट्रीब्यूट कर दिया तो इंप्लॉई की सैलरी में 50,000 पहले ऐड कर दो। ठीक, तो इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन अगर एनपीएस में होता है तो सबसे पहले वो इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन जितना भी होगा उसको हम सैलरी इनकम में ऐड कर देते हैं, जितना भी होगा। उसके बाद 80CCD2 का डिडक्शन मिलेगा, किसको मिलेगा? इंप्लॉई को। कब मिलेगा? इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन अगर मिला तो जितना भी मिला वो उसकी सैलरी में ऐड हो गया। उसके बाद 80CCD2 में उसका डिडक्शन दिया जाएगा इंप्लॉई को। तो कितना डिडक्शन मिलेगा? तो देखिए, इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे हम डिडक्शन की बात कर रहे हैं। अब यहां पे हमने इंप्लॉइज को दो पार्ट में डिवाइड किया कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉई है या फिर अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉई है। क्यों ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि डिडक्शन अलग अलग है दोनों केसेस में। सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉई में अलग डिडक्शन है और अदर इंप्लॉइज के केस में कुछ अलग डिडक्शन है, तो वो देखते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉई है तो उस केस में जो डिडक्शन मिलेगा 80CCD2 में वो मिलेगा इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन, यानी जितना भी इंप्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है उसकी सैलरी में जोड़ चुके हम, वो फिगर ले लेंगे पहले तो, और सैलरी का 14% निकालेंगे। सैलरी का 14%, हाँ जी, इन दोनों फिगर को कंपेयर करेंगे, इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन या फिर सैलरी का 14%, और इन दोनों फिगर को कंपेयर करके इन दोनों में जो भी कम होगा उतना ही डिडक्शन 80CCD2 में दे दिया जाएगा इंप्लॉय को। तो ये तो होगी सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉय की बात। सपोज कोई पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉय नहीं है तो उस केस में कितना डिडक्शन मिलेगा? उस केस में इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन लेंगे सबसे पहले, फिर उसको कंपेयर करेंगे सैलरी का 10% निकाल के। 10%, हाँ जी, सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में 14% और अदर इंप्लॉय के केस में 10%। तो 10% सैलरी का निकालेंगे और इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन क्या होगा वो देखेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे और फिर दोनों में जो भी कम होगा, विच एवर इज लेस होगा, उतना ही डिडक्शन इंप्लॉय को दे दिया जाएगा अंडर सेक्शन 80CCD2 में। तो ध्यान से समझ लीजिए, 80CCD2 सिर्फ और सिर्फ इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन के ऊपर ही डिडक्शन दिलवाता है। डिडक्शन लेने से पहले इंप्लॉयर का जो भी कंट्रीब्यूशन होता है वो इंप्लॉय की सैलरी में ऐड कर दिया जाता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो इंप्लॉय है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉय है या फिर अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉय है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉय है तो उस केस में जो उसको डिडक्शन मिलेगा वो इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन या फिर सैलरी का 14% वो निकाल के कंपेयर करके दोनों में जो भी कम होगा, विच एवर इज लेस, उतना ही डिडक्शन दे दिया जाएगा। और अगर इंप्लॉई सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉई नहीं है तो उस केस में डिडक्शन जो मिलेगा वो इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन या फिर सैलरी का 10% निकाल के कंपेयर करेंगे और दोनों में जो भी कम होगा उतना ही डिडक्शन इंप्लॉय को दे दिया जाएगा। तो इसी से हम 80CCD2 कवर कर चुके हैं। तो हमने 80CCD1 भी डिस्कस कर लिया, 80CCD2 भी डिस्कस कर लिया। तो अब आपको यह लग रहा होगा कि इसमें और कुछ डिस्कस नहीं करना।
तो ऐसा नहीं है, हमने इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन डिस्कस किया पूरा, उसके अंदर कैसे डिडक्शन देते हैं ये भी डिस्कस किया, इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन साथ में असेसी कंट्रीब्यूशन। उसके बाद हमने इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन डिस्कस किया और उस पर मिलने वाले डिडक्शन को भी डिस्कस किया। लेकिन गवर्नमेंट ने इस सेक्शन के अंदर एक नया सब सेक्शन इंट्रोड्यूस किया और उस सब सेक्शन के अंदर 50,000 रुपीज का एडिशनल डिडक्शन क्लेम करना अलाउ कर दिया गया। तो देखिए इन दोनों को तो हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम उसको डिस्कस करेंगे जो एडिशनल डिडक्शन मिलता है इस सेक्शन के अंदर मैक्सिमम 50,000 रुपीज तक का, उसको अब डिस्कस करने जा रहे हैं। आप यहां तक देख लें एक बार। चलिए फर्दर इस सेक्शन को आगे डिस्कस करते हैं। तो ये मैं यहां से एक बार क्लीन कर रहा हूं। देखिए इसी सेक्शन के अंदर एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया, नया सब सेक्शन इंसर्ट किया गया जिसका नाम है ATCCD 1B। ATCCD 1B इस नए सब सेक्शन में 50,000 रुपीज का एडिशनल डिडक्शन अलाउ किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। अब ये क्या कहता है कि अगर किसी पर्सन ने ATCCD 1 में डिडक्शन क्लेम कर लिया है, उसके बाद भी उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, तो वो उस एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन पे ATCCD 1B में डिडक्शन ले सकता है। यानी सबसे पहले ATCCD 1B का डिडक्शन कब मिलेगा? ये मिलेगा इंप्लॉई कंट्रीब्यूशन के ऊपर या फिर असेसी कंट्रीब्यूशन के ऊपर। सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि ATCCD 1B में जो हमें डिडक्शन मिलेगा वो किस कंट्रीब्यूशन पे मिलेगा? क्या इंप्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे मिलेगा? तो नहीं, ये इंप्लॉई के कंट्रीब्यूशन या फिर असेसी के कंट्रीब्यूशन पे मिलेगा। कब मिलेगा? इन एडिशन टू ATCCD 1, यानी जो भी आपने ATCCD 1 में ले लिया है उसके बाद अगर आपका कंट्रीब्यूशन आपने और भी किया तो उस केस में ATCCD 1B में आप डिडक्शन ले सकते हैं। कितना डिडक्शन मिलेगा? तो डिडक्शन मिलेगा इंप्लॉई कंट्रीब्यूशन और असेसी कंट्रीब्यूशन और 50,000 रुपीज विच एवर इज लेस। यानी इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन या फिर असेसी का कंट्रीब्यूशन लेंगे और 50,000 रुपीज के साथ कंपेयर करेंगे, दोनों में जो भी कम हो उतना डिडक्शन आपको सेक्शन ATCCD 1B में मिल जाएगा। कब मिलेगा? ATCCD 1 के डिडक्शन को लेने के बाद। अब ये जरूरी नहीं है कि हर केस में आप ATCCD 1 की डिडक्शन क्लेम ही करें। अगर आप ऑलरेडी ATC में 1.5 लाख रुपीस का डिडक्शन ले चुके हैं तो उस केस में डायरेक्ट आप ATCCD 1B में 50,000 रुपीस का डिडक्शन ले सकते हैं। तो ठीक है, समझ में आ गया कि ATCCD 1B जो है एक्स्ट्रा मिलता है, इसमें एक्स्ट्रा 50,000 मिलता है या एडिशनल 50,000 मिलता है अदर देन ATCCD 1 मिलता है। ये भी इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन पे भी ही है और एसएससी कंट्रीब्यूशन पे भी है, लेकिन ये एक्स्ट्रा मिलता है इन एडिशन टू सेक्शन ATCCD 1। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि भाई ये इन एडिशन है, यानी जो हमने ATCCD 1 में ले लिया उसके बाद हम 50,000 का डिडक्शन और इसमें ले सकते हैं। अब इससे आगे बढ़ने से पहले दो बातें हमें पता होनी चाहिए। एक तो हमने जो लिखा था कि 10% ऑफ सैलरी निकाल के हम चेक करेंगे या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में 14% ऑफ सैलरी देखेंगे। तो यहां पे हमें सबसे पहले सैलरी का मीनिंग समझना होगा कि सैलरी का क्या मतलब है। सैलरी का मीनिंग है यहां पे बेसिक पे प्लस डीए मींस डियरनेस अलाउंस, बेसिक पे प्लस डीए, इन दोनों को जोड़ के हम सैलरी निकालते हैं। यानी इंप्लॉय का बेसिक पे लेंगे और इंप्लॉय का डीए लेंगे।
कब डीए लेंगे? अगर वो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी हो फॉर रिटायरमेंट पर्पस। अगर रिटायरमेंट पर्पस वाला डीए है तो यहां ऐड होगा। तो नॉर्मली हम लेते ही हैं डीए को, और कमीशन भी ऐड करते हैं, क्योंकि यहां पे जो सैलरी है उसका मतलब होता है आरबीएस, रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी, और ये तीन चीजों के सम को कहते हैं, बेसिक पे, डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, और तीसरा चीज होता है कमीशन। लेकिन वो सारे कमीशन नहीं, इफ इट इज ऑन सेल्स टर्नओवर, सेल टर्नओवर पे मिलने वाला कमीशन भी यहां जुड़ता है, और वो भी परसेंटेज फॉर्म में दिया जाए तो नॉर्मली जितने भी मार्केटिंग के लोग होते हैं जॉब में, उनको इस टाइप का कमीशन मिलता है कि अगर एक टर्नओवर अचीव कर लेते हैं तो जितना भी टर्नओवर अचीव करते हैं उसका कुछ परसेंटेज उनको कमीशन के रूप में दिया जाता है। अगर वैसा कमीशन है तो ही जुड़ता है, अदरवाइज नहीं। तो अगर मैं सिंप्लीफाई करके बोलूं तो आप इस पे मत जाओ, आप ये समझो कि सैलरी जो यहां पे मैं बोल रहा हूं कि 10% ऑफ सैलरी लेना है, उसमें नॉर्मली बेसिक पे और डीए को जोड़ना है। तो बेसिक सैलरी के और भी कंपोनेंट होते हैं, लेकिन सारे कंपोनेंट नहीं लेने, बेसिक पे और डीए को जोड़िए और उसका 10% या 14%। तो सैलरी का मीनिंग मुझे समझाना था भाई, सैलरी क्या होता है? तो सैलरी का मीनिंग है बेसिक पे एंड डीए। और अगर आपको टेक्निकल समझना है, एक्स्ट्रा समझना है, डीप में समझना है, तो यहां सैलरी का मतलब होता है आरबीएस। आरबीएस मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी, और ये तीन चीजों का सम होता है, बेसिक पे, DA to the extent forming part of salary for retirement benefit, and commission if it is on sales turnover and has been paid certain percentage of sales turnover। जो लोग सीए की पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको तो समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूं। बाकी लोगों के लिए मैं इतना टेक्निकल नहीं जा रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सैलरी का मीनिंग होता है बेसिक पे प्लस डीए। और जिनको डीपली समझना है तो यहां सैलरी का मीनिंग है आरबीएस, रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी, जो कि हम एचआरए कैलकुलेशन में भी कैलकुलेट करते थे। तो यहां पे सैलरी का मीनिंग है आरबीएस, ठीक है ना। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं इसको कि सैलरी का मतलब क्या है? बेसिक पे प्लस डीए, दोनों को जोड़ेंगे और उसका 10% या फिर उसका 14%, मतलब यहां पे जो लिमिट है वो इस तरीके से कैलकुलेट होगा। तो सैलरी मींस बेसिक पे एंड डीए। तो जब भी हम वहां पे निकालेंगे 10% ऑफ सैलरी, तो जो भी इंप्लॉय का बेसिक पे होगा वो ले लेंगे, जो भी इंप्लॉय का डीए होगा वो ले लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और उसके बाद उसका 10% निकालेंगे। अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो ये मैंने आपने सैलरी क्या होता है वो बता दिया। अब हम देखते हैं, एक चीज आपको और पता होनी चाहिए, वो देखते हैं। एक सेक्शन है ATCCE। ATCCE एक सेक्शन है जो कि मैक्सिमम डिडक्शन की लिमिट बताती है। ये सेक्शन कहते हैं कि सेक्शन ATC प्लस सेक्शन ATCCC प्लस सेक्शन ATCCD1, ये तीनों मिला के ये सेक्शन कहता है कि ATC प्लस ATCCC प्लस ATCCD1, इन तीनों सेक्शन के डिडक्शन को मिला के हम मैक्सिमम 1,50,000 तक का ही डिडक्शन दे सकते हैं, इक्वल टू लेस देन। यानी इन तीनों सेक्शनों के डिडक्शन को मिला के हम मैक्सिमम 1.5 लाख का ही डिडक्शन दे सकते हैं। लेकिन ध्यान से अगर आप देखेंगे ये लिमिट लगाता है कि मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा? 1.5 लाख। और कौन कौन से सेक्शन को मिला के मिलेगा? ATC, ऑलरेडी मैंने इस पे वीडियो बनाया, आप उसको देख सकते हैं। ATCCC, ये मैं अभी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, और ATCCD1 यानी इंप्लॉई कंट्रीब्यूशन के ऊपर मिलने वाला डिडक्शन। तो अगर आप ध्यान से देखें, इन तीनों डिडक्शनों को मिला के आप मैक्सिमम 1.5 लाख ले सकते हैं, इन तीनों सेक्शन के डिडक्शन को मिला के। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें ना तो ATCCD1 भी है और ना ही इसमें ATCCD2 है। इन दोनों सेक्शनों को यहां पे नहीं लिखा गया। तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर आप एक्स्ट्रा 50,000 का डिडक्शन ले सकते हैं, जो गवर्नमेंट ने आपके अलाउ किया है। यहां पे इस पे लिमिट नहीं लगी हुई है 1.5 लाख वाली, या आप अलग से 50,000 क्लेम कर सकते हैं। और ATCCD2 पे भी कोई लिमिट नहीं है, आप 1.5 लाख तक यहां डिडक्शन लो, ATCCD2 का डिडक्शन आप ले लो, क्योंकि इस पे कोई लिमिट नहीं है। तो ये भी एक्स्ट्रा है, जो भी मिलना होगा कैलकुलेशन से मिलेगा। और यहां पे 50,000 तो एक्स्ट्रा मिलता ही है, मैक्सिमम 50,000 तक। तो अगर आपका 40 है तो 40 लेंगे, 30 है तो 30 लेंगे, लेकिन 50 से ज्यादा नहीं ले सकते। तो इस चीज का ध्यान रखें कि ATC, ATCCC,
ATCCD1, ये तीनों सेक्शनों का डिडक्शन मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक लिया जा सकता है। और ATCCD1B, इसमें हम एक्स्ट्रा 50,000 का डिडक्शन ले सकते हैं। और उसको लेने के लिए क्या करना होगा हमें? इन्वेस्टमेंट। कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा? उतना इन्वेस्टमेंट करिए कि आप सेक्शन ATCCD1 में जितना मिल रहा है वो तो ले ही सकते हो, उसके ऊपर इन्वेस्ट करिए ताकि आपको ये भी मिल जाए, ठीक है। और सेक्शन ATCCD2, इस पे भी कोई लिमिट नहीं है, जितना भी आपका कैलकुलेशन से डिडक्शन आएगा वो आप ले सकते हैं, इस पे 1.5 लाख की लिमिट अप्लाई नहीं होती, ये दोनों ही एक्स्ट्रा मिलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे, अच्छा ATCCC, ये एक बार देखते हैं। देखिए ATCCC ये भी डिडक्शन का सेक्शन है। ये डिडक्शन आपको जब मिलेगा जब आप किसी पेंशन फंड में इन्वेस्ट करेंगे। तो हम तो ATCCD1 में पेंशन फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप पेंशन फंड जो ATCCD वाला देख रहे हो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन किए गए पेंशन फंड है। अगर आपने किसी अदर पर्सन के पेंशन फंड में इन्वेस्ट किया, जैसे सपोज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस LIC ने किसी पेंशन फंड बनाया, कोई पॉलिसी बनाई जिसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको पेंशन मिलेगी उस पॉलिसी से, या फिर किसी अदर इंश्योरेंस कंपनी ने कोई पेंशन फंड बना रखा है उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको पेंशन मिलेगी। तो इस टाइप से अगर आपने किसी अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं मेंटेन किया उस फंड को, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा किसी इंश्योरेंस कंपनी ने अगर कोई ऐसा पेंशन फंड मेंटेन किया है और उसमें आप कंट्रीब्यूट करते हो और उससे आपको बाद में पेंशन मिलेगा, तो वो डिडक्शन आप उस पैसे का जो आप कंट्रीब्यूट करते हो वो ATCCC में क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया ATCCC कब अप्लाई होता है, जब पर्सन यानी असेसी किसी ऐसे फंड में इन्वेस्ट करता है, किसी ऐसे पेंशन फंड में इन्वेस्ट करता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं मेंटेन किया जाता, तो उस केस में जो डिडक्शन मिलेगा वो ATCCC में मिलेगा, ठीक है। आइए अब जो भी हमने सीखा है, काफी कुछ सीख लिया कि भाई ATCCD1 है, ATCCD2 है, ATCCD1B है, तीनों चीजें हमने सीख लिया। अब इसको सम अप करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए एग्जाम्पल करते हैं। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें बेसिक पे जो है वो है 9,50,000 रुपीज का। DA फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, ये 50,000 रुपीज है। ये एनुअल लिख रहा हूं मैं। पूरे साल की बेसिक पे 9,50,000 है, DA 50,000 है, मैंने जानबूझ के सिंप्लीफाई फिगर ली है। और जो इसका ATC में इन्वेस्टमेंट है पूरे साल में, अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट किया है, ATC कैटेगरी में जो इन्वेस्टमेंट है इसका वो पूरे साल में 80,000 रुपीज का है। और हर महीने ये इंप्लॉय है किसी कंपनी में ना, तो ये इंप्लॉय का एंड इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 10,000 पर मंथ है। NPS में, नेशनल पेंशन स्कीम में 10,000 पर मंथ इंप्लॉय भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और इंप्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो हम ये देखते हैं कि इस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए सबसे पहले बेसिक पे लेंगे 9,50,000, DA लेंगे 50,000 रुपीज और इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, वो भी इनकम होती है। इंप्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट किया? 10,000 पर मंथ। तो फिर इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन पूरे साल में 10,000 पर मंथ है, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000, ये उसकी इनकम हो गई। अगर आप इसको ऐड करेंगे 10 लाख 11,20,000, तो 11,20,000 का हमारा ग्रॉस टोटल इनकम आएगा, सॉरी सैलरी इनकम आएगा, ग्रॉस सैलरी इसको कहते हैं। इसके बाद हम इसको डिडक्शन देंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपीज का, ये सैलरी से दिया जाता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो देंगे। $10,70,000, तो ये आ गया इनकम
फ्रॉम सैलरी, यानी सैलरी इनकम इसकी आ गई। 11,20,000 रुपए की इसकी इनकम थी, 10 लाख, 11,20,000 का इसका ग्रॉस सैलरी था, उसमें से हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मिलता है 50,000 वो माइनस कर दिया, तो 10,70,000 रुपए का इसका सैलरी इनकम आ गया। अब इस सैलरी इनकम से और कोई इनकम नहीं है, तो यही सैलरी इनकम इसका हो जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। कितना? 10,70,000, 10,70,000। अब हमें इसको डिडक्शन देना है, तो डिडक्शन इसके पास है, सेक्शन 80C में इसने इन्वेस्ट कर रखा है 80,000 रुपीज। मैं इसको क्लीन कर देता हूं। इसको यहां लिख देता हूं। ग्रॉस टोटल इनकम जो है इसकी, सॉरी, हाँ जी, ग्रॉस टोटल इनकम, क्योंकि सैलरी के अलावा कोई और इनकम नहीं है, तो जो भी इनकम सैलरी की है वही हो गई ग्रॉस टोटल इनकम। वो है 10,70,000 रुपीज का। 80C में इसने इन्वेस्ट कर रखा है 80,000 रुपीज, और अब हमें इसको डिडक्शन देना है 80CCD का, क्योंकि एनपीएस में भी ये इन्वेस्ट कर रहा है। तो 80CCD1, सबसे पहले हम इसका डिडक्शन देते हैं इसको इंप्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन पे। तो देखिए इंप्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन पे इसको कितना डिडक्शन मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा जितना कंट्रीब्यूट किया है उतना। तो कंट्रीब्यूट कितना किया है? इंप्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 1,20,000, और सैलरी का 10%। अब सैलरी का मीनिंग क्या था? बेसिक पे और डीए दोनों को जोड़िए, तो सैलरी हो गई इसकी 10 लाख। 10 लाख का 10% यानी 1 लाख। इन दोनों को कंपेयर करना है, और दोनों में से जो भी फिगर कम है उतने का डिडक्शन मिलेगा। तो कंपेयर करिए, कम क्या आया? 1,20,000 और 1 लाख में कम क्या आएगा? 1 लाख। यानी 80CCD1 में इसको 1 लाख रुपए का डिडक्शन मिलना चाहिए था, जितना कंट्रीब्यूट किया वो, या फिर सैलरी का 10%। सैलरी मींस बेसिक पे प्लस डीए, तो बेसिक पे और डीए दोनों जोड़ा तो 10 लाख। 10 लाख का 10% 1 लाख, दोनों को कंपेयर किया 1 लाख, यानी 1 लाख का डिडक्शन इसको मिलना चाहिए था। लेकिन आपको मैंने एक सेक्शन बताया था, सेक्शन 80CCE, जो ये कहता है कि 80C प्लस 80CCC प्लस 80CCD1, इन तीनों सेक्शनों का डिडक्शन मैक्सिमम हम कितना ले सकते हैं? 1.5 लाख रुपए तक। अब ऑलरेडी 80,000 का डिडक्शन तो हम ले चुके हैं, अब अगर 1 लाख का डिडक्शन यहां पे ले लेंगे तो ये तो 180 हो जाएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम 1.5 से ज्यादा नहीं ले सकते। तो अब मुझे अलाउड तो 1 लाख का डिडक्शन है यहां पे, लेकिन मैं ले कितना पाऊंगा? 70,000। 70,000 क्यों? क्योंकि अब इन दोनों का टोटल 1.5 लाख हो जाएगा, जो कि 80CCE कहता है कि उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते। यानी 80CCD1 में मुझे 1 लाख रुपए का डिडक्शन ले सकता था मैं, लेकिन 1 लाख का डिडक्शन मैं जब लेने जा रहा हूं तो पता चलता है कि ये तो फिर ज्यादा हो जाएगा। तो उस केस में मैं 80,000 का ऑलरेडी 80C में ही, तो यहां पे मैं 1 लाख की जगह कितना ले पाऊंगा? सिर्फ 70,000 रुपीज का, और टोटल हमें 1.5 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा। तो ये देख लीजिए 80CCD1, ये मैंने इसकी कैलकुलेशन यहां पे कर दी। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा जो हमने डिस्कस किया है। अब 2 डिडक्शन और क्लेम करेंगे, एक 80CCD1B क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा 50,000 मिलता है, और दूसरा 80CCD2 जो कि इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन का है। तो अब मैं 80CCD1B करूंगा। अब ये कहता था कि भाई जो भी आपने 80CCD1 में ले लिया उसके एक्स्ट्रा में हम आपको ये डिडक्शन देंगे। तो देखिए टोटल कंट्रीब्यूशन इसने कितना किया था? 1,20,000। किसने? इंप्लॉय ने। इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन, इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना था टोटल? 1,20,000। कितना डिडक्शन 80CCD1 में ले चुके हैं? 70,000 रुपए। तो वो माइनस कर दीजिए। तो ये 50,000 बचा। तो अब देखिए ये 50,000 50,000
50,000 रुपीज का, जैसे 1,20,000 रुपए का इसका कॉन्ट्रीब्यूशन था, 70,000 रुपए का इसका ऑलरेडी डिडक्शन इसको मिल गया, वो माइनस करके अब रिमेनिंग कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 50,000। ये इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है जो बचा हुआ जिसपे वो डिडक्शन क्लेम करेगा, और 50,000 इन दोनों को कंपेयर करना है। आप जितना कॉन्ट्रीब्यूशन 80 CCD 1 का डिडक्शन माइनस करने के बाद बचा हुआ कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो इसको कंपेयर करेंगे 50,000 रुपीज से। दोनों में से जो भी कम होगा उतने का डिडक्शन हम 80 CCD 1B में ले लेंगे। तो अब 50,000 और 50,000 को आप कंपेयर करोगे ना तो 50,000 ही आएगा, तो डिडक्शन यहां पे आप 50,000 का ही ले लोगे। अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूं, यहां तक तो समझ में आ ही गया था, सपोज मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं और इस क्वेश्चन को हम करते हैं कि ये जो 80,000 है ना, सपोज हम मान लेते हैं कि ये 90,000 है, 90,000 मान लीजिए क्वेश्चन में कि ये 90,000 है। अगर ये 90,000 होगा तो यहां पे ये कितना हम मैक्सिमम ले पाएंगे 60, क्योंकि 60 लेंगे तो 1,50,000 होगा, 60,000। तो अब देखिए यहां पे जब मैं 60 लूंगा तो यहां पे फिगर जो 70,000 रुपए में ले रहा था डिडक्शन, वो अब कितना हो जाएगा 60। भाई 1,20,000 हमने इन्वेस्ट किया, डिडक्शन कितने का लिया 60, तो अब मेरे पास कितना डिडक्शन बचा हुआ, कितना कॉन्ट्रीब्यूशन जिसपे मैं डिडक्शन क्लेम करूंगा 60। तो 60 और 50 को जब आप कंपेयर करोगे तो उस केस में आपका जो मैक्सिमम डिडक्शन है 50,000 होगा। समझ में आ गया ना, वो मैंने जानबूझ के थोड़ा सा चेंज किया था ताकि आप कंपेयर करके 50,000 लिख पाओ। अगर यहाँ 40,000 होता सपोज और यहाँ पे आप 80,000 रुपए यहाँ पे लिखते, हम 80,000 रुपए लिखते, तो यहाँ पे 80 माइनस होता तो यहाँ बचता 40 और 50 को कंपेयर करके हम 40 लिखते, ठीक है ना। तो फिर मैं अपना दोबारा से जो भी है क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन चेंज किया था उसको दोबारा से रिवर्स कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने ले लिया 80,000 का डिडक्शन था जो ओरिजिनल वाला, और यहाँ पे हमारा हो गया 70,000, यहाँ पे भी मेरा हो गया 70,000, और यहाँ आ गया मेरा 50,000। फिर से हम दोबारा चेंज कर रहे हैं। तो ये 50,000 और 50,000 दोनों को कंपेयर करेंगे तो कम तो क्या होगा, सेम ही अमाउंट है, तो 50,000 का डिडक्शन आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिला। 80 CCD 1B में 50,000 का डिडक्शन मिल गया। क्यों? क्योंकि आपने 1,20,000 का कंट्रीब्यूशन था आपका एम्प्लॉय का, 70,000 रुपए आप 80 CCD 1 में ले चुके थे, वो हमने माइनस कर दिया, तो बचा हुआ कंट्रीब्यूशन कितना है 50। और इस 50 को फिर हमने 50 के साथ कंपेयर किया और जो भी कम आया दोनों में से, आप दोनों ही बराबर है तो सेम ही फिगर हो गई, तो 50 का हमने डिडक्शन दे दिया। अब दूसरा डिडक्शन हम निकालेंगे 80 CCD 2 में। चलिए स्टार्ट करते हैं। 80 CCD 2, 80 CCD 1 हमने कर दिया, 80 CCD 1B हमने कर दिया, अब 80 CCD 2 मैं इसको क्लियर कर देता हूं, यहां पे करेंगे। CCD 2 ये इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन के ऊपर डिडक्शन की बात करता है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना। तो आपने देखा होगा कि हमने 1,20,000 रुपीज का इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन ऐड किया हुआ है, 10,000 पर मंथ इंटू 12, इतना इंप्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है, इतना ही इंप्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो सैलरी का 14% होता, बट ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, यानी सैलरी का 10%, तो 10% इंटू सैलरी, सैलरी मींस बेसिक पे प्लस डीए, तो 9,50,000 बेसिक पे था, 50,000 डीए था, यानी 10 लाख बेसिक पे प्लस डीए, 10 लाख का 10% 1 लाख। इन दोनों को कंपेयर करिए, 1,20,000 और 1 लाख, इसमें कम क्या है 1 लाख रुपीज, यानी 80 CCD 2 में जो डिडक्शन मिलेगा वो 1 लाख रुपीज का मिल जाएगा। और ये डिडक्शन भी आपको 80 CCE के एक्स्ट्रा में मिलता है, क्योंकि 80 CCE बोलता है 80C प्लस 80 CCC प्लस 80 CCD 1, ये तीनों का सम 1.5 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता, वो हमने ऑलरेडी यहां पे ले लिया 80,000 और 70,000, 1.5 लाख रुपए। उसके बाद हमने 80 CCD 1B जो 50,000 एक्स्ट्रा मिल सकता था, हमें पूरा ही 50,000 मिल गया, क्योंकि हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन बची हुई थी वो 50,000 की बची हुई थी, और 50,000 को 50,000 के साथ कंपेयर किया तो 50,000 का ही हमें डिडक्शन मिल गया, क्योंकि इन दोनों में से कम तो वही है 50,000 ही। अच्छा, उसके बाद हमने 80 CCD 2 यानी इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन का डिडक्शन कैलकुलेट किया, वो यहाँ किया हमने, 1,20,000 का इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन था जो कि हमने ऐड भी किया था, इसको कंपेयर किया सैलरी का 10% निकाल के, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, इसीलिए हमने 10% ऑफ सैलरी लिया है। तो 1 लाख ये और 1,20,000 को कंपेयर करके विच एवर इज लेस, दोनों में से कम क्या है 1 लाख रुपीज, तो ये 1 लाख का डिडक्शन यहाँ ले दिया।
तो ये हमने टोटल दिया डिडक्शन 1.5 लाख प्लस 50 है 2 लाख और 1 लाख 3 लाख 3 लाख का डिडक्शन इसमें से माइनस कर दीजिए तो यहां पे आ जाएगा 7,70,000। ये होगा हमारा टोटल इनकम। अब ये असेसी की टोटल इनकम हो गई और इसी टोटल इनकम के ऊपर स्लैब रेट का यूज करके टैक्स निकाल देंगे और यही टैक्स पे करना होगा असेसी को। तो आपने देखा कि 80 CCD 1, 80 CCD 1B, 80 CCD 2 तीनों का डिडक्शन पहले तो हमने डिस्कस किया थ्योरेटिकल की कैसे मिलता है, कब मिलता है, और उसके बाद एक एग्जांपल, एक इलस्ट्रेशन, एक क्वेश्चन के थ्रू हमने उसको कैलकुलेट करना भी सीखा। तो मुझे लगता है कि अब आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि ये जो 80 CCD जो सेक्शन है इसमें जो पेंशन फंड है, चाहे वो एनपीएस हो चाहे अटल पेंशन योजना, ये बेसिकली पेंशन देने के लिए बनाए गए कि नाम ही पेंशन फंड होता है। ये पेंशन यानी रिटायरमेंट के बाद आपको एक रेगुलर पेमेंट मिल सके उसके लिए बनाया गया फंड है। इसीलिए गवर्नमेंट ने इसमें जो विड्रॉल लिमिट है वो कम रखी हुई है कि आप विड्रॉ नहीं कर सकते इजीली। 60 ईयर्स तक आपको इसमें कंट्रीब्यूट करना होता है, उसके बाद आपको इसमें से पेंशन मिलती है। जो पेंशन इससे मिलेगी वो फुल्ली टैक्सेबल होगी, यानी जितना भी पेंशन मिलेगा, सपोज मंथली आपको 10,000 मिल रहा है, 20,000 मिल रहा है, तो पूरा का पूरा आपका टैक्सेबल होता है, उसमें कोई छूट नहीं दी जाती। अगर रिटायरमेंट के समय आप इसमें से कुछ पैसा इकट्ठा निकालना चाहते हैं तो अलाउड है, लेकिन 60% तक अगर आप पैसा इस फंड से निकालते हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना होता। बाकी बैलेंस आपका इन्वेस्ट हो जाता है और उससे आपको पेंशन मिलती है, एक एन्यूटी परचेज करवा दी जाती है और उससे आपको फिर पेंशन ही मिलती है। वो आप विड्रॉ नहीं कर पाते क्योंकि इस फंड का पर्पज ही पेंशन देना है। ठीक है, तो आई होप मैंने इसको पूरा कवर कर दिया है सेक्शन 80 CCD को। अगर आपके कोई भी डाउट हो इसमें तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, बट मैंने अपने एंड से स्टार्टिंग टू एंड पूरा एक्सप्लेन किया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।